हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था थर्ड, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है दोस्तों। और द्रव्यमान और भार क्या होता है दोनों, दोस्तों दोनों में क्या अंतर होता है, द्रव्यमान और भार क्या होते हैं। तो आइए आज हम लोग समझेंगे कि द्रव्यमान और भार क्या होते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डाल देते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर। आइए दोस्तों हेडिंग डालेंगे हम लोग, द्रव्यमान द्रव्यमान और भार में द्रव्यमान और भार में अंतर। तो आइए दोस्तों हम लोग समझेंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। आज हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे दोस्तों द्रव्यमान और भार में। तो आइए दोस्तों इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे दोस्तों। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होते हैं दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं। आइए दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पेज को दो भागों में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से एक साइड लिखेंगे द्रव्यमान, तो दोस्तों इस साइड डाल देते हैं द्रव्यमान की परिभाषा, द्रव्यमान। और एक साइड दोस्तों डाल देते हैं, इस साइड डाल देते हैं भार, यानी कि भार की परिभाषा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, द्रव्यमान में सबसे पहले देख लेते हैं नंबर एक पर कि द्रव्यमान में क्या होता है। द्रव्यमान को किस तरीके से डिफाइन करते हैं दोस्तों। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में निश्चित कुल द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है दोस्तों। क्या है, जैसे किसी कोई वस्तु है तो उस वस्तु में जो निहित उसका कुल द्रव्य है तो उसकी जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं, किसी वस्तु में निहित, क्या लिखेंगे दोस्तों, किसी वस्तु में किसी वस्तु में निहित किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा, कुल द्रव्य की मात्रा कुल द्रव्य की मात्रा किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या समझ लिया, द्रव्यमान को समझ लिया कि किसी वस्तु में निहित कुल जो द्रव्य होता है, जो कुल द्रव्य की मात्रा होती है, वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है दोस्तों। अब आइए भार में देख लेते हैं कि भार का पहला पॉइंट क्या होता है, भार को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं भार को क्या होता है। तो जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह वस्तु पर क्या कहलाता है, भार कहलाता है दोस्तों। क्या है, जिस भार से वस्तु, कोई भी वस्तु को दोस्तों, पृथ्वी जो है, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, इस पेन को जैसे यहाँ से छोड़ेंगे या नीचे गिरेगा, तो इस पेन को दोस्तों एक भार खींच रहा है जो पृथ्वी की ओर, इसके केंद्र की ओर। तो जो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया इस वस्तु पर, इस पेन पर जो भार है, जिसके कारण यह पेन जाकर पृथ्वी में गिर जाता है, तो दोस्तों वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। जो इस पेन में निहित इसके कुल द्रव्य की मात्रा है वो क्या कहलाएगी, इसका द्रव्यमान कहलाएगी। तो दोस्तों अब आइए लिख लेते हैं हम लोग भार को, समझ लेते हैं कि भार क्या होता है दोस्तों। क्या लिखेंगे, जिस गुरुत्वीय बल से, क्या लिखेंगे दोस्तों, जिस गुरुत्वीय बल से जिस गुरुत्वीय बल से जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर अपने केंद्र की ओर खींचती है अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह उस वस्तु का भार कहलाता है। वह उस वस्तु का भार कहलाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया पहला पॉइंट द्रव्यमान का और पहला पॉइंट भार का। अब आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं द्रव्यमान में क्या होता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होगा द्रव्यमान का। तो आइए फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं द्रव्यमान में क्या होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान का, क्या लिखेंगे दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान का किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप हम वस्तु के जड़त्व की माप से करते हैं। माप हम वस्तु के जड़त्व की माप से करते हैं। जड़त्व की माप से करते हैं। अब आइए दोस्तों इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट अब भार में देखेंगे। द्रव्यमान का दूसरा पॉइंट हो गया है, अब भार में दोस्तों देख लेते हैं। भार वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों क्या है, भार बराबर क्या होता है दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान।
वस्तु का द्रव्यमान, भार बराबर क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, और दोस्तों इंटू में क्या आ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। ये दोस्तों इसका फार्मूला बन जाता है। तो आइए देख लेते हैं भार को कैसे लिखते हैं। दोस्तों भार को लिखते हैं डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम इंटू गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी। तो डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी, ये एक फार्मूला बन जाता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इसका तीसरा पॉइंट। दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो आइए दोस्तों इस लाइन को और नीचे तक ऐसे बना लेते हैं, और अब इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर डालेंगे तीसरा पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सबसे पहले द्रव्यमान का तीसरा पॉइंट क्या होता है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या लिखेंगे दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है, सर्वत्र समान रहता है। दोस्तों जो किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो क्या है, सर्वत्र समान रहता है, यानी सब जगह पर वह क्या होता है, समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। अब आइए दोस्तों भार में देख लेते हैं। वस्तु का भार, वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर, वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो ये दोस्तों अगला पॉइंट हो गया। अब आइए इसका देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। तो आइए चौथा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट क्या होगा, द्रव्यमान में क्या आ जाएगा दोस्तों चौथे पॉइंट में, द्रव्यमान का माप भौतिक तुला द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों क्या है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की माप भौतिक तुला से, द्रव्यमान की माप भौतिक तुला से कर सकते हैं। द्रव्यमान की जो माप होती है दोस्तों कैसे कर सकते हैं, भौतिक तुला से उसे माप सकते हैं। अब ये दोस्तों देख लेते हैं भार में, भार क्या हो जाएगा, भार का माप, भार का माप कमानीदार तुला द्वारा करते हैं, कमानीदार तुला द्वारा करते हैं। दोस्तों भौतिक तुला देखा होगा आप लोगों ने, जो कहीं कहीं पर बड़े जो दोस्तों कारखाने टाइप के होते हैं वहाँ पर लगे होते हैं। और ये कमानीदार तुला तो दोस्तों आप लोगों ने घरों में देखा होगा या दुकानों पर देखा होगा। दोस्तों पहले दुकानों में जो दो पलड़े वाले तराजू हुआ करते थे, उन्हीं तराजू को दोस्तों तुला बोलते थे। अब तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिक दोस्तों तुले रखे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक तराजू होते हैं वो सब जगह मिल जाएंगे। लेकिन पहले क्या होते थे, कमानीदार होते थे, यानी एक इस तरीके की ऊपर ऐसे डंडी होती थी और उसमें दो ऐसे नीचे नीचे रस्सी के द्वारा पलड़े बंधे होते थे, बीच में उसे ऐसे करके दोस्तों ऐसे ऐसे तौला करते थे। तो वो जो होते हैं उन्हें कमानीदार तुला बोला जाता था। अब आइए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले द्रव्यमान में देख लेते हैं। द्रव्यमान का अगला पॉइंट क्या होगा, यह एक अदिश राशि है। द्रव्यमान दोस्तों क्या है, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं भार में, तो भार क्या हो जाएगा, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। भार कैसी है दोस्तों, भार सदिश राशि है और द्रव्यमान कैसी है, अदिश राशि है। अब आइए देख लेते हैं फाइनल पॉइंट, यानी कि अंतिम पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं दोनों का। तो क्या दिया गया है, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर स्मॉल जी का मान, किसी स्थान पर स्मॉल जी का मान शून्य होने पर भी, शून्य होने पर भी, शून्य होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता है। द्रव्यमान का परिमाण, द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता है। द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं भार वाले पॉइंट में, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर स्मॉल जी का मान, किसी स्थान पर स्मॉल जी का मान शून्य होने पर, शून्य होने पर वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। वस्तु का भार
वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि द्रव्यमान और भार में किस तरह का अंतर होता है दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कर लिया है दोस्तों। इस तरीके से आइए देख लेते हैं एक बार फिर से कौन कौन सी चीजें दोनों दोस्तों में थी। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या था कि किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। और इधर क्या था, जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप हम वस्तु के जड़त्व की माप से करते हैं। और भार दोस्तों क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान और गुणे में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र स्थान पर समान रहता है और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान की माप भौतिक तुला से कर सकते हैं और भार की माप कमानीदार तुला से करते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। किसी स्थान पर स्मॉल जी का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता है और किसी स्थान पर जी का मान शून्य होने पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है। तो दोस्तों यह अंतर होता है द्रव्यमान और भार में। अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जी के मान में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और जी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे जी को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, स्मॉल जी को प्रभावित करने वाले स्मॉल जी को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो दोस्तों इनको एक बार हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये चीज़ें आसानी से नोट करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से दिखाई पड़ जाए दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसे हाईलाइट कर दिया है। अब आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे कि जी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जी के मान में किस तरीके के परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों क्या है, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं हो। क्या दोस्तों, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं हो। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं हो, नहीं हो। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। क्या दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। इसलिए जी का मान ध्रुवों पर, इसलिए स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर इसलिए स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए अधिकांश गणनाओं के लिए अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी के पृष्ठ या इसके पास जी के मान को लगभग पृष्ठ या इसके पास जी के मान को इसके पास जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं। लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए दूर की वस्तुओं के लिए लेकिन पृथ्वी के दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण
गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर से ज्ञात किया जा सकता है तो दोस्तों इस फार्मूले के द्वारा यानी इस समीकरण के द्वारा क्या करते हैं हम लोग उस स्मॉल जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली परिभाषा। तो दोस्तों अगली परिभाषा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, दोस्तों क्या लिखेंगे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होता है दोस्तों, यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का क्या होता है। पृथ्वी पर भार यदि कितना होगा तो दोस्तों हम लोग जब चंद्रमा पर पहुंचेंगे तो वहां पर भार क्या हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार समझेंगे हम लोग। आइए देख लेते हैं और उसके बाद पता चलेगा कि हम लोग यदि यहाँ पर कितने हैं पृथ्वी में, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो हम लोगों का वजन कितना होगा। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे दोस्तों, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। दोस्तों क्या दिया गया है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m है। पृथ्वी पर उसका भार वह बल जिससे उसका भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है, तो दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, पृथ्वी पर उसका वह बल है, क्या है, वह पृथ्वी पर उसका जो बल है वह भार है जिसे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से उस पर बल लगाएगी पृथ्वी। तो देख लेंगे, वह बल होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वह बल कौन सा होगा। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, F और यहाँ पर E लगा देंगे। E का मतलब क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी का बल। E का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, E का मतलब होता है अर्थ, यानी EARTH। और अर्थ मीन्स क्या होता है, अर्थ मीन्स होता है हिंदी में इसको पृथ्वी बोलते हैं। तो ये पृथ्वी पर बल है। और F का मान क्या होता है दोस्तों, तो F के मान को तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, बल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों F को फोर्स यानी बल से प्रदर्शित करेंगे। E का मतलब पृथ्वी, यानी ये पृथ्वी पर बल है, पृथ्वी का बल है दोस्तों, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया किसी वस्तु पर बल है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं Fe बराबर क्या आ जाएगा। तो Fe बराबर दोस्तों आ जाएगा कैपिटल G, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रखेंगे m और स्मॉल e। इसका मतलब है कि ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये जो m है दोस्तों ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है। और अपॉन में क्या करेंगे दोस्तों, ये पृथ्वी की त्रिज्या है r, और यहाँ पर दोस्तों e है तो इसका मतलब re, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है तो re स्क्वायर कर देंगे। अब आइए दोस्तों इसमें लिख लेते हैं ये कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, इनका मतलब क्या है दोस्तों। तो लिखेंगे me बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, जहाँ me बराबर क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो लिखेंगे दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान, me बराबर क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। उसके बाद में दोस्तों क्या है, re क्या दिया गया है, re बराबर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो लिखेंगे दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या है, re बराबर क्या थी, पृथ्वी की त्रिज्या। तो दोस्तों चंद्रमा पर वस्तु का भार देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, चंद्रमा पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं फिर से कौन सा फार्मूला लगेगा। तो दोस्तों लगेगा FM, और M का मतलब दोस्तों क्या होता है, M का मतलब होता है मून। क्या होता है, मून, और मून मीन्स क्या होता है, चंद्रमा। तो दोस्तों समझने के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, FM लिख लेते हैं। M का मतलब मून है, मून मीन्स चंद्रमा है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब यहाँ पर कौन सा भार लगेगा। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा कैपिटल G, स्मॉल वाला m बनेगा और यहाँ पर छोटा वाला m बन जाएगा, यानी ये m मतलब मून है और ये m मतलब द्रव्यमान है, यानी ये चंद्रमा का द्रव्यमान है। और यहाँ पर दोस्तों जब m लिखेंगे ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है, और अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में दोस्तों r और m का स्क्वायर आ जाएगा। m दोस्तों क्या है, ये चंद्रमा की त्रिज्या है और वो क्या थी, पृथ्वी की त्रिज्या थी। तो आइए दोस्तों यहाँ पर भी लिख लेते हैं जैसे ऊपर वाली की एंट्री की थी। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, लिखेंगे जहाँ
कैपिटल एम और स्मॉल एम है चंद्रमा का द्रव्यमान। क्या है दोस्तों? चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान। उसके बाद दोस्तों आर एम जो दिया गया है, ये क्या है? ये है चंद्रमा की त्रिज्या है दोस्तों। ये चंद्रमा की त्रिज्या दी गई है दोस्तों। अब आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यानी दोनों को समीकरण बना लेंगे दोस्तों। पहला समीकरण मान लेंगे और इस वाले को दूसरा समीकरण मान लेंगे। और क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं, इसे मान लेते हैं दोस्तों क्या? दूसरा समीकरण। और पहले वाले को मान लेते हैं पहला समीकरण। अब दोस्तों लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर। तो दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो आइए दोस्तों पहले रख लेते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा पर लगने वाला बल क्या आ जाएगा? तो दोस्तों रखेंगे एफ एम और अपान में रखेंगे एफ ई, यानी पहले चंद्रमा के द्वारा उसके बाद में पृथ्वी के द्वारा। अब दोस्तों पहले क्या रखेंगे यहाँ पर? तो आ जाएगा कैपिटल जी, एम एम आ जाएगा इंटू एम हो जाएगा। अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा? तो अपान में आ जाएगा आर एम स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे, जी रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल जी। यहाँ पर प्लस नहीं दोस्तों, भाग का चिन्ह लगेगा क्योंकि भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह आएगा दोस्तों, जी एम ई। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे और अपान में क्या आ जाएगा? आर ई स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, चिन्ह एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये भाग का चिन्ह दिया गया है, हम लोग भाग समझेंगे, ये भाग लगा है यहाँ पर, यानी समीकरण 1 व 2 को आपस में क्या कर रहे हैं? भाग देने पर। यहाँ क्या लिख देंगे? भाग देने पर। तो दोस्तों लिख देते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि भाग देने पर किस तरीके से हम लोग आगे की गणना करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले जो चीज़ दी गई है, तो क्या दिया गया दोस्तों? दिया गया है कैपिटल वाला जी दिया गया है, कैपिटल एम दिया गया है, और यहाँ पर स्मॉल एम है इंटू स्मॉल एम है, और अपान में दोस्तों क्या दिया गया है? आर दिया गया है, और एम का स्क्वायर है। अब आइए दोस्तों आगे कर लेते हैं। जब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, भाग की जगह जब गुणा के चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा? संख्या पलट जाएगी। तो यहाँ पर गुणा के चिन्ह कर देते हैं और संख्या पलट देते हैं दोस्तों। तो ऊपर क्या आ जाएगा? तो ऊपर आ जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन में ये दोस्तों नीचे आ जाएगा, यानी कैपिटल जी, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? स्मॉल एम और ई आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद में एम आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कौन सी चीज़ें कट रही हैं दोस्तों। तो यहाँ से देख लेंगे, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इस वाले एम से ये वाला एम कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं बचता दोस्तों यहाँ पर क्या है। तो केवल कितना बचेगा दोस्तों? आइए रख लेते हैं, यहाँ पर केवल बचा है कैपिटल एम बचा है दोस्तों, और स्मॉल एम बचा है, और अपॉन में क्या बचा है? आर एम दोस्तों यहाँ पर बचा है, यानी एम ई बचा है। क्या लिखेंगे दोस्तों? इस वाले को यहाँ पर कर देते हैं और इधर उसको कर देते हैं दोस्तों, दोनों में। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एम ई आ जाएगा दोस्तों, और इंटू में ऊपर हो जाएगा आर ई, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? आर एम आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा है, तो इस तरीके से दोनों को स्क्वायर में रख लेते हैं दोस्तों। अब आइए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एम ई बराबर दोस्तों क्या है? मान लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे दोस्तों? एम ई, जो ये मान दिया गया दोस्तों, रखेंगे एम ई बराबर एम एम, चंद्रमा से क्या लिखेंगे दोस्तों? चंद्रमा से पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 100 गुना है, लगभग 100 गुना है, लगभग 100 गुना है दोस्तों। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग कितना है? 100 गुना है। अब आइए दोस्तों उसी तरीके से त्रिज्या देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? आर ई बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे? यानी 4 आर एम। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर? चंद्रमा से पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा से पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा से पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा से पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 4 गुना है, लगभग 4 गुना है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग दोस्तों कितनी है? 4 गुना है। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों, यानी एम ई मतलब क्या है? ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान का लगभग 100 गुना है, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या की लगभग 4 गुना है। अब आइए दोस्तों आगे का कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो आइए दोस्तों अब मान रख लेते हैं। तो दोस्तों मान क्या रखेंगे? आइए देख लेते हैं क्या मान निकला था दोस्तों। ऊपर आया था एफ एम अपॉन में जो दोस्तों आया था एफ ई इक्वल टू, ऊपर क्या आया था दोस्तों? एम एम अपॉन में क्या आया था?
ME दोस्तों ऊपर आया था ME, और नीचे दोस्तों क्या आया था पलटने पर MM आया था दोस्तों। ME है ये, और यहाँ पर ये है MM इंटू ऊपर दोस्तों क्या आया था यानी 4 RE का मान था दोस्तों, RM यानी चंद्रमा का मान था, चंद्रमा की त्रिज्या थी, और नीचे किसकी त्रिज्या है RE, ये जो है पृथ्वी की त्रिज्या है दोस्तों। हम यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो क्या रखेंगे FM अपॉन में FE इक्वल टू ऊपर दोस्तों क्या रखेंगे, ऊपर आ जाएगा फ्रेंड्स ME अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 100, 100 गुना था तो MM आ जाएगा, इंटू रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों की त्रिज्याएं एक दूसरे के बराबर थी। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से क्या माना गया था, माना गया था ME बराबर 100 MM के। तो दोस्तों यहाँ पर जो ME है उसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, यानी ME का मान MM रख सकते हैं। और इसी तरीके से अगला जो पॉइंट माना गया था, यानी RE जो त्रिज्या मानी गई थी वो 4 गुनी थी किसकी, RM की, इस तरीके से। तो दोस्तों आइए रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा RM 4 दिया गया, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा RM, इस तरीके से। अब भाई दोस्तों इनका मान निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, तो दोस्तों आ जाएगा ऊपर FM अपॉन में FE इक्वल टू, अब इसे कट कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कट करने पर क्या आएगा, जब कट करेंगे दोस्तों तो M से M कट जाएगा, और ये M के बराबर है दोस्तों, E नहीं है तो M से M कट जाएगा। इसे कट करेंगे तो RM से RM कट जाएगा, और इसका वर्क कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/100 गुणे इसका गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 4 चौके 16 आ जाएगा, तो ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 16 एकम 16, और अपॉन में 100 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग में, यानी 16 एकम 16 और 16 छक्का 96 होते हैं दोस्तों, लगभग आ जाएगा, इसमें लगा देंगे लगभग। दोस्तों मान कितना आ गया, यानी यदि हमारा वजन दोस्तों, यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति दोस्तों क्या है, यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति कितना है 100 kg का है दोस्तों, कितना है 1 कुंटल का है यदि पृथ्वी में कोई व्यक्ति, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर उसका वजन हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाता है, यानी उसका 6 भाग हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 16 किलो हो जाएगा, यानी 1/6 भाग होता है। दोस्तों क्या क्या हो जाएगा वो, यदि हम लोग 100 किलो के हैं तो चंद्रमा पर हमारा भार कितना होगा 16 किलो होगा दोस्तों, इस तरीके से। यदि हम लोग 50 किलो के हैं तो 8 किलो हो जाएगा, यानी पृथ्वी का भार का दोस्तों जो चंद्रमा में भार होता है वो 1/6 होता है। अब 1/6 कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यदि हम लोग 100 kg के हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू 1/6 करेंगे। अब इसे लगभग कट करेंगे तो लगभग यहाँ पर 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग गणना करते हैं कि जो पृथ्वी पर कोई वस्तु का भार होता है वो चंद्रमा पर दोस्तों उसका 1/6 गुना होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 100 किलोग्राम का है तो चंद्रमा पर उसका वजन 16 किलोग्राम का होगा। दोस्तों यदि आप लोगों का वजन किसी का भी 100 किलोग्राम है तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग चंद्रमा पर चले जाएं, वहां पर वजन केवल आपका कितना होगा 16 kg ही आपका वजन होगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगली गणना कर लेते हैं। आइए दोस्तों अगली टॉपिक देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक दिया गया है अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु, क्या दोस्तों, अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु, अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु, अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु लगातार पृथ्वी के चारों ओर, लगातार पृथ्वी के चारों ओर, लगातार पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार घूमती है, किस प्रकार घूमती है। आइए दोस्तों इसे डिफाइन कर लेते हैं कि यदि कोई वस्तु को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए तो वह लगातार पृथ्वी के चारों ओर किस तरीके से घूमेगी, कौन सा उस पर बल लगेगा। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं। यह संभव है, यह संभव है, यह संभव है कि किसी वस्तु को पृथ्वी के, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को पृथ्वी के, किसी वस्तु को पृथ्वी के चारों ओर, किसी वस्तु को पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर परिक्रमा करने पर, परिक्रमा करने पर, परिक्रमा करने पर बाध्य किया गया है, बाध्य किया गया है, बाध्य किया गया है। जैसे वस्तु की आरंभिक चाल बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वस्तु की, जैसे जैसे वस्तु की आरंभिक चाल,
जैसे जैसे वस्तु की आरंभिक चाल बढ़ती जाती है, आरंभिक चाल बढ़ती जाती है दोस्तों, क्या है, जैसे जैसे वस्तु की आरंभिक चाल बढ़ती जाती है वैसे वैसे वस्तु भी पृथ्वी की सतह के वैसे वैसे वस्तु भी वस्तु भी पृथ्वी की सतह पृथ्वी की सतह के साथ अधिक वक्र होती जाती है, पृथ्वी की सतह के साथ अधिक अधिक वक्र होती जाती है, अधिक वक्र होती जाती है। पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण गोलाकार होने के कारण पृथ्वी के अधिक गोलाकार होने के कारण उसकी सतह तक उसकी सतह तक उसकी सतह तक आने के लिए सतह तक आने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यदि आरंभिक चाल का मान 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 एक निश्चित मान से अधिक कर दिया जाए, एक निश्चित मान से अधिक कर दिया जाए, एक निश्चित मान से अधिक कर दिया जाए तो एक निश्चित मान से अधिक कर दिया जाए तो वह वस्तु लगातार तो वस्तु तो वस्तु लगातार गिरती जाएगी, वस्तु लगातार गिरती जाएगी, लेकिन पृथ्वी की सतह तक लेकिन पृथ्वी की सतह तक लेकिन पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं पहुंचेगी, सतह तक कभी नहीं पहुंचेगी, पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं पहुंचेगी दोस्तों। तो क्या होगा जब पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंची गई? ऐसी वस्तु लगातार पृथ्वी के चारों ओर ऐसी वस्तु लगातार पृथ्वी के चारों ओर लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहेंगी, चारों ओर घूमती रहेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है कि यदि किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए तो वह वस्तु क्या करती है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है, कभी भी वह पास नहीं आ सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज समझ लिया कि भार और द्रव्यमान क्या होते हैं दोस्तों। उसके बाद में यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।